अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज जब मैंने अता तारर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी तो नहीं थी, बाद में मैंने देखे हैं उसके टिकर्स वगैरह और फिर वो सोशल मीडिया पे चल रही थी तो उसमें जब उन्होंने कहा कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी है और मुझे किसी ने पूछा फौरन कि ये क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रही हैं, तो मुझे रह रह के एक ही ख्याल आ रहा था। मैंने कहा पाबंदी लगती है या पाबंदी नहीं लगती, इसकी तो बाद में बात करेंगे या इसके ऊपर बाद में सोचेंगे। आज मुझे यकीन हो गया इस बयान के बाद अता तारर साहब के कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो शोहदा थे या हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मासूम लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे भी उसमें, जो इतने दर्जनों इन्होंने मारे और शहीद किया बेदर्दी से, उनके ऊपर भी इन्होंने बैन लगाया था ना। इन्होंने कहा टीएलपी को हम बैन कर रही हैं और उस वक्त वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने टेलीविजन पे आके कहा था कि ये रॉ से इनको फंडिंग मिलती है, इनको हिंदुस्तान से फंडिंग मिलती है। तो हमारे पास सबूत हैं और सब कुछ है और आज तक वो सबूत तो नहीं आए, लेकिन बहुत से लोग आगे चले गए। मैं आपको जरा याद दहानी करा दूं कि हुआ क्या था और ये जरा समझ लीजिएगा इसको। मैं किसी मौलवी के लिए नहीं बात कर रहा, मैं किसी लिबरल के लिए बात नहीं कर रहा, मैं मासूम शहरियों के लिए बात कर रहा कि उनसे 3 बारी पाकिस्तान की हुकूमत ने मुआहदे किए और तीनों बारी उन मुआहदों की खिलाफ वर्जी हुई। खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनके साथ मुआहदे किया और उस वक्त उनके जो अमीर थे हाफिज रिजवी साहब, वो गैर कानूनी तौर पे उनको जेल के अंदर रखा हुआ था, क्योंकि कानूनी तौर पे अगर आप किसी को रखते हैं और दहशतगर्दी के पर्चे में रखते हैं तब भी आपको 90 दिन के बाद उसको अदालत में प्रोड्यूस करना होता है और जब आप नहीं करते तो फिर वो गैर कानूनी हो जाती है बात। बहरहाल वो उस वक्त भी हिरासत में थे और तहरीक लब्बैक वाले जो हैं उनके सिर्फ 2 मुतालबे थे। एक तो यह कि हमारे अमीर को रिहा कर दो और दूसरा यह कि फ्रांस के सफ़ीर को यह याददाश्त दे दो कि फ्रांस के सदर ने जो तौहीन आमेज़ कलमात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात उनके शान में जो गुस्ताखी की, उनको कम से कम पता हो कि हम आशिक रसूल हैं और हमारा और कोई मकसद नहीं, हमारा और कोई मतलब नहीं। मैं खुद उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था, मुझे याद है, और बड़ी सख्तियां थी हमारे ऊपर। हुकूमत की तरफ से इतनी सख्तियां थी कि आपकी सोच है कि हम तहरीक लब्बैक के हम रैली को रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो सोशल मीडिया पे कर रहा था। उस पे भी मुझे धमकियां आई कि तुम उठा लिए जाओगे, ये हो जाओगे, बंद हो जाओगे। तो ये लाहौर में एक इलाका है मुल्तान रोड और बंद रोड, यानी उसके बीच में, वहां पे एक जगह इनकी रैली को जब आई और ये पहले से अनाउंस था, तो पूरे अतराफ में बत्ती बंद कर दी गई। पहले बत्ती बंद हुई और उनकी साइडों की जो गलियां थी उनको ब्लॉक कर दिया गया और उसके बाद वहां अंधाधुंध फायरिंग हुई है, अंधाधुंध। मुझे नहीं पता वो कैसे बचे बेचारे, जो बच गए निकले, और जख्मी जो थे इंतहाई जख्मी हालत में अस्पतालों में जिनको लेके जा रहे थे, अस्पताल वालों ने उनको लेने से इनकार कर दिया, उनके इलाज का इनकार कर दिया। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो रहा था जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला था, इमरान खान वज़ीर आज़म थे। अब वज़ीराबाद के करीब जाकर वज़ीराबाद में इन्होंने पूरी जीटी रोड खोद दी थी और वहां पे इन्होंने उससे पहले जरा बयान दिया था कि ये तो हमने खत्म कर दी पार्टी। और उस वक्त भी तहरीक लब्बैक का आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 या 2 लोग सिंध पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे और हमने सवाल उठाया कि जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया वो आप कैसे कर रहे हैं, और उन पार्लियामेंटेरियंस का क्या होगा जो पार्लियामेंट के अंदर हैं। उसके बाद बाई इलेक्शंस हो रहे थे और उनके लोग तहरीक लब्बैक के इलेक्शंस लड़ रहे थे कि उस वक्त क्या होगा। तो बड़ी रऊनियत का जवाब था कि कुछ नहीं होगा, हमने इनको छोड़ना नहीं, खत्म करके रहना। तो तहरीक लब्बैक तो अल्हम्दुलिल्लाह है
ये दरबदर फिर रहे हैं। मुझे नहीं पता इस पाबंदी का क्या होगा, ये तो एक आईनी लोग इसका ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि ये जल्दी में लगाई गई और सही तरीके से नहीं लगाई गई, लेकिन वो जो मासूम जाने गई थी ना, उनकी कहीं ना कहीं तो आह लगनी थी आगे, और वो लग रही है। और ये दिन ब दिन इनके साथ जो रुसवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसमें तहरीक लब्बैक के शोधा की आह जरूर है। ये मेरा मानना है, आई कैन बी रॉन्ग। जहां तक रह गई बात पाबंदी की, तो ये अता तारड़ साहब ने जो बयान आके दिया टेलीविजन पे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बड़ी हेस्ट में थी। क्योंकि जब भी हुकूमत ने ऐसा को काम करना होता है या किसी ने भी करना होता है, तो पहले फिर वो मीडिया में पूरी बातचीत करता है, मुख्तलिफ चैनल ओनर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उनके एंकर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कि ये करना है, ये वजह है, ये रीज़न है, तो इसमें ये होना है, ये होना है, ये होना है। मुख्तलिफ जमातों से, ख़ास तौर पे जो आपकी हलीफ जमातें हैं, उनके साथ मामला तय किए जाते हैं, उनको इन कॉन्फिडेंस लिया जाता है, मुशावरत की जाती है। इन्होंने बगैर किसी तैयारी के आके वो स्टेटमेंट दे दी, और उसके थोड़ी देर के बाद से लेके अभी रात को 11 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप समझे शाम के 6-7 बजे से लेकर अभी तक मीडिया पे हर तरफ सिर्फ पीटीआई छाई हुई है। कोई इनकी तैयारी नहीं थी, कोई इनकी अपना प्रिपरेशन नहीं थी, और उल्टा इन्होंने मीडिया को फायदा दे दिया। फिर 2, 3, 4 जितने फायर हो सकते थे वो एक साथ कर दिए, एक ही दिन में कर दिए। अगर इनमें कोई मीडिया हैंडलर होता, अक्लमंद होता, जिसको सोशल मीडिया मैनिपुलेट करना आता है या हैंडल करना आता है, वो सारों को 3-3 दिन के गैप से करता कि जी आपने आर्टिकल 6 लगानी है इमरान खान पे, आरिफ अलवी पे, कासिम सूरी पे, तो वो एक दिन उसको चलाते सिर्फ इस खबर को, इसको 3 दिन रचाते पकड़ के, और अपने लोगों को तैयार करते कि कौन कौन जाएगा, किन प्रोग्राम से बैठेगा, किन चैनल्स को बैठेगा, क्या फेस करेगा, और उनका मौका फेक होता। दूसरे दिन जब वो डाई आउट हो रही होती तो फिर ये पाबंदी की बात होती, जब वो ख़त्म हो रही होती 4 दिन के बाद, तो फिर वो अपनी तीसरी चीज़ लेकर, तो सारे फायर एक ही दिन में मार दिए। पता नहीं और कौन बेतुकी एडवाइसेस दे रहा है इनको, कौन इनके मुशीर हैं, कौन इनके मीडिया एडवाइजर्स हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल नदामत हो रही है सबको, क्योंकि जो देख रहे हैं, इनके अपने वकला भी नहीं है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है। इनके अपनी जमात वाले, मैंने आबिद शेर अली का बयान पढ़ा, मैंने खुरम दस्तगीर का बयान सुना, 1-2 और PMLN वालों का सुना, वो कहते हैं पाबंदी नहीं लगनी चाहिए जमात के ऊपर। इनकी तो अपनी जमात के लोग जो हैं वो इनके साथ ऑन बोर्ड नहीं। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमसे मशवरा नहीं किया गया, खुर्शीद शाह साहब का ये बयान आया। अब अगर मशवरा नहीं किया गया, जो आपकी हलीफ हैं, जिनकी वजह से आप हुकूमत में हैं, उनसे आपने बात नहीं की, इतनी बड़ी बात करने से पहले आपने अपने पार्लियामेंटेरियंस को नहीं बताया, आपने अपनी पार्टी के मेन रहनुमाओं को नहीं बताया, ऑन बोर्ड नहीं उनको लिया कि वो आके मीडिया पे वो खुद से अपनी मर्जी से अपनी अकल इस्तेमाल करके जुमलाबाजी कर रहे हैं, तो फिर आपको सुखी तो होनी है, आपको शर्मिंदगी तो होनी है। आप इनकी तैयारी का ये अंदाजा लगा लें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक इजलास बुलाया हुआ था मरी के अंदर। आज आपको पता चला होगा कि वो इजलास कैंसिल हो गया, मौखर हो गया, अगले हफ्ते तक अब वो लाहौर में उस इजलास को बुलाया जा रहा है। उसकी वजह है कि मियां साहब ने बगैर सोचे समझे किसी के पूछे हुए, या अगर किसी से पूछा है तो उसने सोचा नहीं आगे, उन्होंने इजलास बुला लिया, और उनको ये एहसास नहीं था कि ये मुहर्रम के 10 दिन चल रहे हैं। और आपको पता है कि मुहर्रम के इन अय्याम में लोग अपने कुछ मजहबी उसकी वजह से, कुछ अकीदत की वजह से लोग बिल्कुल एक साइड पे होते हैं, और अब आपने बिल्कुल उसको एक तरफा आपने बुला लिया सारों को, तो पता चला कि सारे आ ही नहीं सकते, तो अब आप उसको कैंसिल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम अगले हफ्ते लाहौर में करेंगे। इसका मतलब है कोई भी काम सोचे समझे नहीं हो रहा या कोई प्लान करके नहीं हो रहा। तो मियां साहब इस तरह तो ये पार्टी नहीं चलेगी, इस तरह तो ये हुकूमत नहीं चलेगी।
इस तरह तो ये कंपनी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, क्योंकि इतनी इल प्लानिंग के साथ तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चलती है। और हालत यह है कि अभी तक आप स्टेटस को का शिकार हैं, आप वाकई हालात बदलता नहीं जा रहे, आपको नहीं फर्क पड़ रहा लोगों के हालत ज़ार से। आप कह रहे नहीं हमें गरीबों को रिलीफ देना है। अब ये कौन लोग कह रहे हैं जिनकी गाड़ियां मुफ्त हैं, जिनके घर मुफ्त हैं, जिनके नौकर मुफ्त हैं, जिनका पेट्रोल मुफ्त है, जिनके बिजली के यूनिट मुफ्त हैं, जिनके फोन मुफ्त हैं, जिनकी ट्रैवलिंग मुफ्त है, और कह रहे हैं हमें गरीबों का हाल पता नहीं। पता आपको मत इस तरह से ढोंग रहे चाहिए ना। आपको एहसास है, अगर आपको एहसास होता तो आप फ्रॉड तरीके से IPPs को मजीद एक्सटेंशन ना दे देते। आप कहते अब ये खत्म हो गई है, तुमने लूट लिया इस मुल्क को, तुमने इस मुल्क की आवाम का खून निचोड़ लिया, हड्डियों से गूदा चूस लिया, ये खत्म कर रहे हैं, ये प्लांट्स हमारी मिल्कियत है, इसको आप खुद चलाएंगे। आप जैद बकर हारिस किसी को दे देते हैं, अपनी पार्टी में दे देते भले, और आप कहते हैं अब आवाम को 3 रुपए की बिजली फराहम करके दो, 5 रुपए की बिजली फराहम करके दो। ये गलत हीट रेट पहले लगा हुआ है, ये नहीं होगा, ये गलत इसमें पेमेंट्स जा रही हैं, 1500 बिलियन की पेमेंट्स जा रही हैं हमको, जो हमारा डेट बना हुआ है। लेकिन नहीं, आपने नहीं किया। किस तरह से किस ब्यूरोक्रेट को सस्पेंड किया गया, रातों रात उसकी जगह दूसरे को लाया गया और उससे ये ऑर्डर्स इशू कराए गए, सबको पता है। ये मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि आप हाल नहीं ठीक करना चाहते, इसका मतलब यह है कि आप सिंसियर नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी नेक नियति इसमें नहीं है, और इसका बिल्कुल मतलब यह है कि शायद आपको यह समझ ही नहीं है कि अवाम कितनी कसम पुरसी के हाल में है और उनके अंदर कितना शदीद लावा पक रहा है। ऐसे तो मियां साहब आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। और अब मियां नवाज शरीफ को भी सोचना पड़ेगा कि जब वो आ रहे थे, उनको लाया जा रहा था, हर किस्म की गारंटीज दी गई थी, उसके बाद यहाँ आके क्या क्या हुआ, तो उनको अपनी जमात से भी सवाल करने चाहिए। फिर मियां साहब ने खुद से जो वादे किए हुए थे वो वादे ही नहीं पूरे कर रहे, अपनी जमात वालों से नहीं कर रहे। मसलन खुद तो बड़े मियां साहब सदर बन गए हैं, लेकिन ख्वाजा साद रफीक को जनरल सेक्रेटरी बनाना था, वो नहीं बनने से अभी तक। तो ख्वाजा साद रफीक का तो कसूर इतना ही है ना कि वो दिल की बात कर लेते हैं, खुलकर कर लेते हैं, जरा सच बोल लेते हैं, मुंह पे बात कर लेते हैं, तो वो नहीं काबिल कबूल। आपके अपनी पार्टी के लोग, आपके अपने अजीज रिश्तेदार जो हैं आपकी पार्टी में, वो आपकी बात नहीं मान रहे। आज आप देख लें टेलीविजन पे कौन कौन आया था, उसका आपसे क्या क्या ताल्लुक है, और ये कह के गया कि ये पाबंदी गलत है, ये पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तो अब तो सिचुएशन एक ही है कि और 1-2 महीने के अंदर आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें, और उस इमरजेंसी के तहत आपने जो करना है आप करते रहें 1 साल के लिए। वो कंडीशंस तो हमारी हो रही हैं कि इमरजेंसी लग सकती है। हम बिल्कुल एक जंग के दहाने पे खड़े हुए हैं अफगानिस्तान के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बिल्कुल एक अलाव के दहाने पे खड़े हैं जहां तक मईशत का ताल्लुक है, जहां तक हमारी आप समझे कमर की हड्डी का ताल्लुक है, वही रीढ़ की हड्डी है मईशत जो है। कल मेरी रात को FBR के कुछ लोगों से मुलाकात हुई, बड़े सीनियर लेवल के लोग थे, उनको चंद सवालात मैंने पूछे, उनके पास जवाब ही नहीं था। मसलन पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां सेविंग्स पर भी टैक्स हो? कौन सा ऐसा मुल्क है? बताएं जरा मुझे, आप क्या सोच समझ कर लगा रहे हैं? वो उन्होंने मुझे कहा कि जी हम नॉन फाइलर को बिल्कुल नहीं हम रहने देंगे। मैंने कहा नहीं, आप फिक्र ना करें, जिस तरह से आप चल रहे हैं आप फाइलर को भी नहीं रहने देंगे। फिर आप होंगे, आप हुकूमत वाले होंगे और नीचे अवाम नहीं हो। जरा एम्बसीज में हाल देखें, किसी एम्बसी में कोई वीजा अप्लाई करने जाए तो 1-1 साल की डेट मिलती है, अमेरिकन एम्बसी में तो 2-1.5 साल की, और यूरोप की एम्बसीज में वो कहते हैं टाइम ही नहीं। वो कोई एक आधी होगी शायद, किसी वक्त खुली होती है, 2-3 महीने बाद की डेट देती, क्योंकि जिसका पासपोर्ट बना हुआ है और जिसके पास यहाँ पे कुछ बेचने को है, वो भागने की तैयारी कर रहा है। उसको नहीं पता वो बाहर जाके बर्तन धोएगा या कुत्ते नहलाएगा, वो कहता है यहां से मैं बेहतर हूं, यहां से मेरे हालात बेहतर होंगे। तो आज जो कुछ हुआ और जितनी उजलत में हुआ, हो सकता है सही बात हो,
मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सीरियस बातों के जवाब देनी है कि पाकिस्तान अब तहरीक तालिबान की वजह से जंग के दहाने पे है, तालिबान की हुकूमत की वजह से पाकिस्तान जंग के दहाने पे है और वो हमारे लोग शहीद कर रहे हैं, वो आए रोज हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं और इनको पाकिस्तान में रीसेटल कराने वाला तो इमरान खान था और उसके हवारी थे। तो अब हम क्या करें? इन लोगों को जो पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, अगर हम इनको ही पाबंदी नहीं लगाते तो फिर रह क्या गया पीछे मुल्क में? तो वो तो मैं कन्विंस्ड हूं, लेकिन जिस तरह से ये सारा काम किया गया वो बड़ी एमेच्योर तरीके से किया गया। और ये जो इलेक्शंस का हम अभी तक भुगत रहे हैं, को फॉर्म 45 और फॉर्म 47, ये कौन जिम्मेदार है इसका? अनवारुल्लाह काकड़, मोहसिन नकवी, मुर्तजा सोलंकी, शमशाद, यही सारे लोग थे ना, यही सारे हमारे करता धरता थे ना, लॉन्ग टर्म जिन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट चलाई। अब सारे चुप हैं, सारे गायब हैं। क्यों अनवारुल्लाह काकड़ और बाकी उनके दीगर सूरमा जो हैं वो आके नहीं बताते कि उन्होंने गंदम के अंदर जो 100 बिलियन की करप्शन की, वो कहां कहां पैसे दिए उन्होंने? वो तो नहीं सारे कहा सकते। क्यों आके ये जवाब दे नहीं है लोगों को? चीनी के स्कैम के ऊपर, गंदम के स्कैम के ऊपर, बिजली के स्कैम के ऊपर, फॉर्म 45 के ऊपर, फॉर्म 47 के ऊपर, इन सारी चीजों पे इनका सारे को जवाब दे तो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो ये वाली गवर्नमेंट तो नहीं। इस वाली गवर्नमेंट की तो अपनी चार्जशीट है और बड़ी लंबी चार्जशीट बन रही है कि जब पंजाब हुकूमत अगर सिर्फ 5 अरब रुपया इस बात पे लगा दे कि हमने 100 दिन में क्या किया, या हमारी रेस्क्यू 1122 कैसी चल रही है, या हमारे मोबाइल हॉस्पिटल कैसे चल रहे हैं। और मोबाइल हॉस्पिटल क्या थे? 20-25 कंडम गाड़ियां थी जिनको रीपेंट किया गया, उनके नए टायर लगाए गए और खड़ा कर दिया कि जी हमने मोबाइल हॉस्पिटल बनाया। कहीं देखे हैं आपने अभी तक? वो कहीं चलते फिरते देखे हैं? कहीं आपके मोहल्ले में आई हैं वो मोबाइल हॉस्पिटल? वो गाड़ियां जो हैं आपको दौड़ती हुई नजर आई हैं सड़कों के ऊपर किसी भी शहर के? नहीं ना, बस वही फोटो ऑप्स थी और वही बजट था जो एडवर्टाइजिंग का। और ये मीडिया भी बात नहीं कर रहा, क्यों? मीडिया को तो इश्तहारों की भरमार है इस वक्त, तो मीडिया किस मुंह से ये बात करेगा? तो ये हम लोगों का ही काम है आप लोगों को बताना, और हमको ही चुप कराने के लिए, हमारी जुबान बंदी के लिए पंजाब असेंबली जो है वो बिल्स पास करती है कि ये सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उनकी जुबान बंदी कैसे होनी चाहिए। तो इस वक्त तो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कोई फर्क नहीं। 11 प्लेयर हैं, 11 लॉबी हैं, 11 कप्तान हैं, हर एक अपनी जात में अंजुमन है और कुछ सेल्फी बनाने के पैसे ले रहा है, कोई बुटीक या रेस्टोरेंट में जाने के पैसे ले रहा है, कोई ढके छुपे पैसे ले रहा है। पैसे बनाई जा रही है सारी, कैसे चलेगा ये? तो मियां शहबाज शरीफ साहब ये ना कहिएगा कि मैंने वार्निंग नहीं दी, मुझे नहीं लगता ये पार्टी सादा चलेगी। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदा।